हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस का टॉपिक। साइंस में हम लोग देख रहे हैं यांत्रिकी मतलब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यांत्रिकी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोट्स के माध्यम से थोड़ा बहुत सा नोट्स जो था वो प्रोवाइड किया था, जिसके माध्यम से मैंने आपको थोड़ा समझाया था यांत्रिकी में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सबसे पहला ऑप्शन है समय, टाइम, उसके बाद आता है चाल, उसके बाद आता है विस्थापन और दूरी। तो यहाँ पे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी सभी जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चाल यानी कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा, मतलब इसका एक अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ ही इसका कुछ डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि काफ़ी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी संवेदनशील है तराजू, तो थोड़ा सा भी अगर जो फोर्स है जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, गहरी सांस लिया है तो थोड़ा दबाव ज़्यादा बना रहा है, तो यहाँ पे तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही अगर हम लोग त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र देखा जाए तो v=u+at होता है, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन माना जाता है, पहला इक्वेशन होता है मोशन का। अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो ये होगा v-u/t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम जो है वो हो जाएगा हमारा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी जो है समझ सकते हैं, v फाइनल वेलोसिटी हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, t जो हो गया वो टाइम हो गया। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है उपकेंद्रण, अपोहन, उसके बाद उत्क्रम, परासरण, उसके बाद विसरण। तो यहाँ पे उपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है या सेंट्रीफ्यूगल जो प्रोसेस होता है, यही वॉशिंग मशीन का सिद्धांत होता है, कार्य सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। सेंटर से जब बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर बाहर से सेंटर पे फोर्स लगाया जाता है, बाहर से सेंटर पे फोर्स लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो वर्ड होते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल है यानी कि उपकेंद्रण है, ये वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री जो है उनका जो सिर होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है और अचानक से ये मोशन में आती है, तो हमारी बॉडी क्या है, जब रुकी हुई स्टेट में थी तो वो रुके ही रहना चाहती है। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़ रहे थे। और क्योंकि रुकी हुई स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग, और अचानक से जब मोशन मिलता है तो वो पीछे की तरफ हम लोग झुकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा स्थिरता का जड़त्व, यानी कि ये हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो बर्फ़ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो घर्षण या फिर फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, और सड़क जो है वो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन जो है उसको प्रोवाइड करता है। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा देखा जाए तो घर्षण जो होता है वो कम होता है, इसी कारण से चलना कठिन हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन हमने हमेशा पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है। यानी कि हमारा जो मोशन होता है, यदि आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो फ्रिक्शन जो है यानी कि घर्षण जो है वो पीछे की तरफ लगता है और हमारे जो मोशन है उसको होने नहीं देता है। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कारण जो होता है हमारे चलने का कारण या फिर एक तरह के मोशन होने का कारण, ये भी फ्रिक्शन ही होता है। अगर बहुत सारा स्मूथ सरफेस होगा
कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। ठीक है, तो चलने का कारण क्या होता है, जब हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, और ये एक तरह का एक्शन, क्रिया और रिएक्शन, प्रतिक्रिया फोर्सेस होते हैं। यही एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या करता है, हमें चलने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी सरफेस पे चलना है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन होना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे, और एकदम ही ज़ीरो फ्रिक्शन हो जाएगा तो भी चल नहीं पाएंगे, फिसलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घर्षण जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है, समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है और इसका कारण जो है, निष्कर्ष जो है वो आपको बताना है। तो कथन ये कहता है कि कोई भी भरी हुई गाड़ी जो है, इसको चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई गाड़ी है, ठीक, इसको ये भरी हुई है और इसको चलाने में, मतलब जब इनिशियली जब हमने इसको चलाया तो अपेक्षाकृत अधिक ताकत लगी। किसके अपेक्षा लगी, जब ये इसको चलायमान रखना है, मतलब अब ये एक बार चल चुका है, उसके बाद जब आपको इसको चलायमान रखना है तो उसमें अपेक्षाकृत क्या है, कम ताकत लग रही है। ठीक है, तो इनिशियली जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमें ज़्यादा ताकत लगी, ऐसा क्यों, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण ये है कि जब एक बार गाड़ी जब चल पड़ती है, जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक तरह का इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लग रहा है, स्थिरता का जड़त्व भी लग रहा होता है उसमें, तो इसको एक बार के लिए स्टार्ट करना क्या होता है, ज़्यादा, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। और जब एक बार ये चलायमान हो गया उस समय क्या होता है, घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को चलाना है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यदि कोई वस्तु चल पड़ी है तो उसको चलायमान बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शन यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो इसको चलायमान बनाता है। उसके बाद जब ये एक बार चल पड़ती है वस्तु तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, और हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम वैल्यू होती है। ठीक है, इसीलिए यदि एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो उसका घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कौन सा घर्षण हो जाता है, चल पड़ी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसमें जो वर्ड यूज़ होता है वो काइनेटिक वर्ड यूज़ होता है, और जब कोई स्थिर रहता है तो उसमें जो वर्ड यूज़ होता है वो स्थिर या फिर रेस्ट या फिर स्टैटिक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो किसी वस्तु को जो कि रुकी हुई है, इसको चलाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, और जब चल पड़ी तब काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो हैं संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा से कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं, भूतापीय यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहा जा सकता है, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, इसमें हो जाएगा ए, नाभिकीय ऊर्जा, इसके साथ ही भूतापीय यानी कि जियो थर्मल एनर्जी। यहाँ पे भूतापीय क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी है इसकी वजह से जो ऊर्जा निकल रही होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो होते हैं इनके डीके से बनता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इसमें कुछ तरह के रेडिएशंस निकलते हैं जिससे ये नाभिकीय ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति जिसको विंड पावर कहा जाता है, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो पवन चक्की होती है उसमें ये जो चक्की जैसा पोर्शन होता है, इसमें अपनी एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। तो ये जो गतिज ऊर्जा है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैर पारंपरिक का अर्थ ये होता है जो पारंपरिक स्रोत थे
वो ये थे कि कोयला जला के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या इस तरह से पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जाता है। अभी जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसमें वो सभी ऊर्जा आती है जो कि नवीकरणीय है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो यहाँ पे न्यू जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो लगभग माने जाते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस पे अभी ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। पहले के समय में सिर्फ कोयला इत्यादि जो चीज़ें थी इनको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, इन सब पे वर्क किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हो सकते हैं, तो पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, प्रकाश इत्यादि, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रक्रम, जैसे कि ऊष्मा से विद्युत बनाना, फिर विद्युत से ध्वनि बनाना, द्रव्यमान से ऊष्मा बनाना, रासायनिक से ऊष्मा व प्रकाश बनाना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं ऊष्मा से विद्युत बनाना, तो ये कहाँ पे होता है, जो सोलर सेल्स होते हैं, सौर सेल, ये क्या करते हैं, ऊष्मा से विद्युत बनाते हैं, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद विद्युत से ध्वनि बनाना, ध्वनि इलेक्ट्रिसिटी से ध्वनि कहाँ बन रही है, तो लाउड स्पीकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल वॉइस होती है उसको भी स्पीड अप कर देते हैं, मतलब लाउड कर देते हैं, उसकी ध्वनि क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत से ध्वनि बना रहे हैं। द्रव्यमान से ऊष्मा, द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके जो मास होते हैं, पार्टिकल्स के जो मास होते हैं, उससे न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर में होता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये क्या है, ईंधन दहन जब होता है, फ्यूल का जब जलना होता है, इग्निशन ऑफ फ्यूल, तो वहाँ पे क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की, वो ऊष्मा में परिवर्तित होती है, साथ ही प्रकाश में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तु हैं, ठीक है। तो यानी कि दो वस्तुएं हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है, m है और m है, और इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसका अनुपात दिया हुआ है 4:9, ठीक। तो उनके वेगों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2²। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हाफ, और क्योंकि मास दोनों का सेम है तो m भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, और यहाँ पे v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, यानी कि इनका रेशियो का होल स्क्वायर। तो यानी कि 4/9 का अंडर रूट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती है। इस तरह से पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यह है गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो थोड़ा जो नोट्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। न्यूटन ने जितने भी लॉज दिए थे वो सभी हमने देख लिए थे। इसके बाद आता है मोमेंटम, यानी कि संवेग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मोमेंटम जब भी शब्द आए, इसका अर्थ जो होता है वो आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग। ये क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है। ये एक सदिश राशि है, मतलब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी, और इसके साथ ही जो इसकी यूनिट है वो देख सकते हैं आप लोग। मास का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद यही अगर संवेग परिवर्तन की बात की जाए, चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए, तो संवेग परिवर्तन क्या होता है, जो फाइनल मोमेंटम है, मतलब कि फाइनल मोमेंटम जो भी होगा, फाइनल मोमेंटम जो भी होगा, और माइनस में इनिशियल मोमेंटम, और इसी को कहा जाता है संवेग परिवर्तन, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका संवेग परिवर्तन।
बाकी न्यूटन के अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखा जाए तो फोर्स क्या होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मोमेंटम होगा, मोन्यूमेंट नहीं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। ये पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया, पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो पिछले लेक्चर में देखा था हमने उसी का कंटिन्यूएशन में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो मास को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी और माइनस फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अपॉन में टाइम हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो क्या मिलके बनेगा, ये बनेगा बल यानी कि फोर्स, ठीक है। इसके बाद आता है कार्य। कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है वो होता है हमारा बल मल्टीप्लाइड बाय कितना विस्थापन हुआ, ठीक है। विस्थापन, बल और विस्थापन का जो योग होता है उसी को कहा जाता है कार्य। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें बल अगर कितना भी लगा रहे हैं, यदि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, तो वो वर्क क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई दीवार है, दीवार पे अगर हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बैठ के दीवार पे फोर्स लगा रहा है कि दीवार जो है वो थोड़ी खिसक जाए, और अगर दीवार खिसक ही नहीं रही है तो चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी उसमें बल लगा ले, उसका जो कार्य किया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो बल कितना भी लगाया जाए, यदि विस्थापन हमारा नहीं होता है तो वो कार्य जो हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो कार्य होता है उसको हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यदि बल जो है उसकी डायरेक्शन ये है और विस्थापन की डायरेक्शन जो है, फिर से बता रही हूँ, यदि बल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और विस्थापन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो इनके बीच का जो कोण है वो है लगभग 90 डिग्री। इस केस में भी क्या होता है कि जो वर्क होता है, जो हमारा कार्य होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस तो होता ही है, इसके साथ साथ एक कॉस थीटा भी लगा रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा W इजिकल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो के बराबर हो जाता है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए ज़ीरो को तो वो पूरे को ज़ीरो बना देता है, तो यहाँ पे W क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, यदि कोई कूली जो है वो अपने सिर पे कोई सामान रख के चलता है, तो सामान जो है वो उसके सिर पे है, अभी ये कूली है और ये सामान सिर पे लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका सामान है। अभी सामान का जो भार है ये नीचे की तरफ लग रहा है और कूली क्या है, आगे की तरफ चल रहा है। अभी भार नीचे की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ है, और इसका जो विस्थापन है वो कुछ इस तरह से है, इधर की तरफ चल रहा है। तो माना जाता है कि कूली के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे ज़ीरो के बराबर होगा, उसने तो कार्य किया है, वो एक जगह से सामान उठाया दूसरी जगह ले गया। पर अगर हम लोग फिज़िक्स की लैंग्वेज में बात करें, साइंस की लैंग्वेज में बात करें, तो क्योंकि उसका जो बल था और जो उसका विस्थापन था, दोनों के बीच का जो कोण बना है वो 90 डिग्री बना है, इसलिए कार्य जो होता है उसका हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को गोल आकार में घुमाते हैं, ठीक है, तो जब कोई सर्कल में घुमाते हैं किसी चीज़ को, तो सर्कल के टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक, इस तरह से हो रहा है, ठीक। और जो इसमें बल लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मान सकते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो कुछ अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर इस तरह से 90 डिग्री पे हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी जो कार्य किया गया है सेंटर में घुमाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है ज़ीरो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल तो यही है कि कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ज़ीरो माना जाता है यदि कूली अपने सिर पे रख के कोई भार ले जाता है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों ही एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। वर्क डन कब ज़ीरो माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है जूल। ठीक है, एनर्जी और वर्क दोनों की ही एसआई यूनिट क्या मानी जाती है, जूल मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है पावर। पावर यानी कि शक्ति, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य जो भी किया गया है अपॉन में अगर यदि टाइम हम लोग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा शक्ति यानी कि पावर हो जाता है। अभी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट सेकेंड्स होती है। तो जूल प्रति सेकंड क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो वॉट कहा जाता है। ठीक है, तो वॉट क्या होता है, ये यूनिट होती है पावर की। इसके साथ ही एक और यूनिट होती है, एक हॉर्स पावर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 546 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, कार्य, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा या फिर लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, या फिर ध्वनि ऊर्जा। ये सभी क्या है कि अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मानी जाती है। ऊर्जा क्या होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके साथ ही इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इम्पॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वो है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दो चीज़ों का योग माना जाता है इसको। एक होता है हमारी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो सम होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ mv² होता है, जिसमें हाफ नॉर्मल एक वैल्यू है 1/2, और उसके बाद मास यानी कि द्रव्यमान और वेग का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो यदि कोई वस्तु जो है वो किसी हाइट पे रखी गई है, ठीक है, तो इस स्थिति पे, जिस स्थिति में वो रखी गई है, जिस पोजीशन पे रखी गई है, इस पोजीशन की वजह से उसमें कुछ एक एनर्जी होती है, कुछ एक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मास, जिस मास का है ये, और क्योंकि ये किसी हाइट पे रखा गया है तो ये जो बल लगेगा इसमें वो mg लगेगा, और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी h। तो यहाँ पे mgh क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का यानी कि आपके पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। mgh का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, यदि कोई स्प्रिंग की बात की जाए, यदि कोई स्प्रिंग है और उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है हाफ kx², जिसमें k क्या होता है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है एक, और यदि स्प्रिंग जो है x के डिस्टेंस से मूव किया रहता है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है हाफ kx²। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे गुरुत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा स्पेस साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं गुरुत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी जो ग्रह हैं जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है, ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के जब चारों तरफ घूमते हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को समझाया गया है केपलर के द्वारा। तो यहाँ पे केपलर के द्वारा कुछ ग्रही नियम दिए गए हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। 3 नियम दिए गए हैं। पहला जो नियम है कि सभी प्लैनेट जो हैं जो सूर्य के
चारों तरफ घूमते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ नहीं होता है, वो एक सर्कल नहीं होता है, बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का देख सकते हैं हम लोग। ये मान लीजिए सूर्य है और यह कोई भी ग्रह है, मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो ये चारों तरफ इसके घूम रहा है और ये सूर्य जो है वो सीधा इसके सेंटर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक इलिप्टिकल पाथ है, ये एक सर्कल नहीं है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है, यानी कि कहीं पे इसकी दूरी जो है वो कम है और कहीं पे इसकी दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, जो ग्रह होते हैं वो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि सूर्य के पास जो ग्रह होगा वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा और जो ज़्यादा दूर होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सूर्य है और सूर्य के पास जो सबसे पहला ग्रह है उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जो सबसे दूर ग्रह है वो धीरे धीरे चल रहा होगा, यानी कि इसकी गति क्या होगी, सबसे धीरे मानी जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि यदि ये यहाँ से यहाँ तक किसी समय टी टाइम में, टी समय ले लीजिए, मान लीजिए कि 10 घंटों में, 10 आवर्स में यदि कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ चला तो इसने जितना एरिया बनाया लगभग इतना एरिया बनाया। ठीक, और वहीं दूसरा प्लैनेट जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ चला, क्योंकि ये बहुत धीरे चल रहा है तो ये कुछ इतना ही दूरी चला, इसने जितना एरिया बनाया वो कुछ इतना था। अभी केपलर के अनुसार ये जो एरिया है, जो कि मैंने आपको नीले हिस्से से दिखाया है और जो लाल हिस्से से दिखाया है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा केपलर का कहना है। इसीलिए जो सूर्य के पास जो ग्रह होते हैं वो तेज़ गति से चलते हैं, और जितना जैसे जैसे दूरी जो है सूर्य से बढ़ती जाती है उनकी गति क्या होती है, धीरे होती जाती है। नेक्स्ट, न्यूटन के द्वारा भी गुरुत्व के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे कि न्यूटन का कहना यह है कि जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो किसके बराबर होता है, तो दो बॉडीज़ के बीच में, जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, उनके मास का प्रोडक्ट और उसके साथ ही जो उनकी दूरी है उसका स्क्वायर किया जाता है और एक कांस्टेंट जी वैल्यू लगाई जाती है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इस तरह से ये हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई है डेफिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी है, मान लीजिए अर्थ है हमारी पृथ्वी, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है, मान लीजिए सूर्य। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो मास है वो है m1 और इसका जो मास है वो है m2। ठीक, तो इनके बीच में जो दूरी है वो r है, तो इनके बीच में जितना बल लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो F = इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मान लीजिए, और इसका मास अपॉन जो दूरी है उसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे G की वैल्यू जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। G की वैल्यू एग्जैक्ट जो है SI यूनिट के फॉर्म में रखी जाती है फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो सही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से G की वैल्यू जो है ये मानी जाती है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो एक दूरी के बाद क्या होता है, वो वापस से एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो वापस से पृथ्वी की तरफ आने लगता है, और जैसे जैसे वो वापस लौटता है इसका जो स्पीड होता है, गिरने की स्पीड होती है, वो बढ़ती जाती है, यानी कि किसी तरह का एक त्वरण इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है इसको स्मॉल g माना जाता है, और इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर/सेकंड² के बराबर जो होती है ये मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यदि कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आनी शुरू होती है, और जैसे जैसे नीचे आती जाती है उसकी जो वो होती है
स्पीड वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि उसमें एक तरह का त्वरण प्रोड्यूस हो रहा है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर मानी जाती है। इसके साथ ही अगर बड़े लेवल यानी पूरी पृथ्वी के वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मानी जाती है। ठीक है, तो यदि हमारी ये पृथ्वी है और इसका ये क्या है, इक्वेटर है, और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसमें क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है इक्वेटर में, जी की वैल्यू कम मानी जाती है, इक्वेटर पे कम वैल्यू होती है, और साथ ही जो पोल्स होता है इस पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम लोग पोल्स से नीचे आते जाते हैं अर्थ इक्वेटर की तरफ, ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है स्केप वेलोसिटी, जिसको पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो यदि माना जाए कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, स्पेस की तरफ फेंकते हैं, तो वो नीचे आ जाती है, एक निश्चित हाइट के बाद वो नीचे आ जाती है। परंतु कोई एक ऐसी निश्चित स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो फेंका जाए, इस तरह से फेंका जाए कि वो अर्थ के जो गुरुत्वाकर्षण है इसको पार कर जाए, इससे वापस ना आए बल्कि इसको पार कर जाए, ऐसी जो वेग होती है, ऐसी जो वेलोसिटी होती है, इसको हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंका जाए और वो स्केप कर जाए अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसको, और कभी भी वापस ना आए। ऐसा ऑब्जेक्ट जो चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है, क्योंकि वो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण था इसको ही पार कर गया, तो ये वापस नहीं आ पाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। इसके साथ ही इसकी वैल्यू भी निकाली गई है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ अगर किसी भी वस्तु को फेंका जाता है, विपरीत दिशा में फेंका जाता है गुरुत्वाकर्षण के, तो वो कभी भी वापस नहीं आता है, और इसलिए इसको एक स्केप वेलोसिटी का टर्म दिया गया है। यहाँ पे याद कर सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह है सिंपल पीरियोडिक मोशन, जिसको सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि यदि हम लोग सिंपल एक पेंडुलम देखा होगा, सबने देखा होगा, तो यहाँ पे एक पेंडुलम की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कोई एक मीन पोजीशन होती है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में यदि कोई एक स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है इसकी, यदि हम कुछ बल लगा के इसको एक तरफ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से चला जाता है, और उसके बाद से फिर ये वापस इसी जगह पे आ जाता है, और जैसे ये वापस आता है ये थोड़ा और इधर घूमता है, और जितनी दूरी यहाँ पे हमने इसको दी थी ये उतनी ही दूरी यहाँ पे भी तय करता है, और फिर वापस आ जाता है, फिर ये इधर घूमता है, फिर इधर जाता है। इस तरह से ये मोशन क्या होता है, ये चलता रहता है। इसी को कहा जाता है सिंपल पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो जिस तरह से ये एक बार इधर की तरफ मोशन कर रहा है, फिर एक बार इधर, फिर एक बार ऐसे, इसको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, यानी कि आवर्त गति कहा जाता है, और ये एक तरह का सरल आवर्त गति है। ठीक है, तो इसको सिंपल एग्जाम्पल जो इसका मान सकते हैं वो है एक सिंपल पेंडुलम, जिसको सामान्य पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका आवर्त काल भी निकाला जाता है। तो आवर्त काल का एक फॉर्मूला है जिसको T = 2 पाई √L/g माना जाता है, जिसमें L क्या होता है, जो लेंथ होता है पेंडुलम का, इसको कहा जाता है L, और G क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगता है वो G हो जाएगा आपका। ठीक है, तो T = 2 पाई √Lg, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछा जाता है ये सब फॉर्मूले, इतना ज़्यादा डीपली साइंस फॉर्मूला इतना नहीं जानना है हमें, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बस एक फॉर्मूला रफली याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, T = T क्या है, आवर्त काल है, और T = क्या हो जाता है 2 पाई √L/g के बराबर। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे T क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के बराबर। तो जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ेगी, एक जो टाइम पीरियड है उसका वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का कि दो गेंद हैं, A है और B है। इसका जो वेट है वो है 10 किलोग्राम, इसका जो मास है, और इसका जो B का मास है वो है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो एक भारी बॉल है, दूसरी जो है
वो हल्की बॉल है। अभी पूछ रहा है कि दोनों 20 मीटर की ऊंचाई से फेंके जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो कौन सा पहले गिरेगा। ठीक है, ऐसा इस तरह का प्रश्न बनाया गया है। तो ऐसा माना जाएगा कि ए पहले पहुंचेगी या बी पहले पहुंचेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए और बी दोनों ही साथ में पहुंचेंगे। भले ए जो है वो भारी है और बी जो है वो हल्की है, लेकिन जो पहुंचेंगे ये लोग नीचे, ये दोनों ही गेंद नीचे जब पहुंचेगी तो दोनों का जो टाइम होगा वो एक ही होगा। इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि दोनों की हाइट क्या है, वो 20 मीटर है। जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है दोनों का ही। इसमें यदि हम लोग फार्मूला लगाएं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो फार्मूला होता है जिसमें v क्या है अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। अभी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh के बराबर, यानी कि आपका जो अंतिम वेग है वो अंडर रूट हो जाएगा 2gh के। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये हाइट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसके मास पे यानी कि द्रव्यमान पे क्या होता है डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए दोनों ही सेम स्पीड के साथ नीचे पहुँचेंगी और समय भी क्या लगेगा, दोनों का एक साथ ही भूमि पे गिरेंगी। ठीक है, और समान वेग के साथ गिरेंगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों का ही टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड या मानव शरीर का जो भार होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष में पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्रुव है उस पे सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मानी जाती है। तो किसी भी पोल्स पे, नॉर्थ हो या साउथ पोल हो, यहाँ पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे इनका भार जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर पे होता है, यानी कि विषुवत रेखा पे क्या होता है, इसका जो जी की वैल्यू होती है वो मिनिमम मानी जाती है, और यहाँ पे भार क्या हो जाएगा, वो सबसे कम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है वो कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब भी लिफ्ट जो होती है वो त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, तो उसका जो भार होता है वो उसको भारी मालूम पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये ऊपर जा रही होती है, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, बट लिफ्ट के अंदर यदि कोई व्यक्ति है तो उसको क्या होता है, एक तरह का एक स्वीडो फोर्स लगता है जो कि इसको उल्टा दिशा में लगता है। जैसे कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लिफ्ट का, तो व्यक्ति को लगेगा कि उसका जो भार है वो ज़्यादा नीचे की तरफ लग रहा है, एक स्वीडो फोर्स मालूम पड़ता है उसको, और इसका अपना वेट भी नीचे की तरफ है। इसके साथ ही इसका जो त्वरण गति लग रहा है, स्वीडो त्वरण गति, वो नीचे की तरफ लग रहा है, कि दोनों को मिला के जो इसका सम हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इनको भार क्या लगता है, अधिक मालूम पड़ता है। इसको याद कर लीजिए कि यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार अधिक मालूम होगा, और यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति का भार जो है वो कम मालूम पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यदि कोई ये लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। कितना होगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। और क्योंकि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अब इसकी वजह से जो बल लग रहा होगा वो इसके मास और एक्सेलरेशन का योग होगा। ठीक है, तो m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। और एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जो कि किसी सरफेस के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ये सरफेस, लिफ्ट की सरफेस लगा रही है, वो है हमारा n। ठीक, n या फिर r ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि n माइनस, क्योंकि ये n ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू, बाहर कितना फोर्स लग रहा है, m इंटू ए, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg प्लस ma के बराबर। और यहाँ पे इसको जो भार है जो मालूम पड़ रहा है व्यक्ति को, वो mg और ma दोनों का सम हो जाता है। इसीलिए यदि लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो भार जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ फील हो रहा होता है। जिनको भी ये सभी प्रोसेस जो है वो समझ नहीं आ रहा है, वो बस इस चीज़ को याद कर लीजिए कि यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो भार नीचे की तरफ ज़्यादा मालूम पड़ेगा, यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो भार जो है वो कम मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगी। जो भी आप लोगों को टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं वही सभी प्रश्न आपको रिवाइज़ करवाए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है।
इनको स्किप मत करिएगा, इसके साथ ही जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सोर्स कोई भी हो, आपको बस प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। कुछ प्रश्न जो है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कौन सा सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें वर्क डन यानी कि आपका जो कार्य होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा आपको प्रश्न बताना है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे वर्क करती है। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे वर्क करती है, ये आपको बताना है। ये वॉशिंग है, वॉशिंग मशीन। तीसरा आपको बताना है, यही क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, यदि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है तो भार कितना मालूम पड़ता है, ज़्यादा मालूम पड़ता है या कम मालूम पड़ता है, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन बताइएगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ और लिफ्ट नीचे की तरफ। इसमें बताना है कि भार जो है वो कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।